हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या देखना है? आज हमें नया चैप्टर देखना है, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी से हमने ये लिया है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको ये देखना है कि केमिकल काइनेटिक्स को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक, हिंदी में इसे बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। इसे हम हिंदी में रासायनिक बलगतिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हमें रासायनिक बलगतिकी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, या फिर इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, या फिर इसका यूज हम क्यों करते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक बलगतिकी, रसायन, यहां देखिए रासायन से कुछ मिलकर के बनी है ये, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अभिक्रिया की जो दर थी या वेग था वो किस तरीके से परिवर्तित हुआ, वो सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? रासायनिक बलगतिकी के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आपको इतनी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल में क्या है कि कोई भी एक रिएक्शन है। ठीक है, यदि आप कोई भी रिएक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख लें NaOH प्लस HCl, बचपन में आपने पढ़ा होगा क्या बनता है? NaCl प्लस H2O बन जाता है। क्लियर सी बात हुई। यानी कि क्या बनता है? NaOH को जब HCl के साथ में सम्मिलित किया जाता है तो NaCl प्लस H2O बन जाता है। क्लियर सी बात है। लेकिन ये किसी टाइम पर बनता होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा इसे, चाहे नैनो सेकंड ही क्यों ना लगे हो। कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा, चाहे नैनो सेकंड ही क्यों ना लगे हों। ठीक है, जब देखिए जो NaCl है, जब NaOH को रिएक्ट कराया गया HCl के साथ में, T बराबर 0, मान के चलो कि T बराबर 0 था। T बराबर 0 पर तो ये अलग अलग होंगे, यानी कि NaOH अलग है और HCl अलग है, हाइड्रोक्लोरिक अलग है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग है। क्लियर? ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएं, यानी कि मान के चलो 1 सेकंड, अगर हम सिर्फ, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जब T बराबर 1 सेकंड था, माना कि T बराबर 1 सेकंड पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ उत्पाद बना होगा। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कम हुआ होगा और रिएक्टेंट बोलेंगे, और प्रोडक्ट क्या कुछ बड़ा होगा। बात सही है या नहीं? देखो, जब T बराबर 0 था तो दोनों सेपरेट थे, लेकिन जब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि रिएक्शन को टाइम होता जा रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि उसका उत्पाद बढ़ता जा रहा है। जो उसका प्रोडक्ट जो है वो उत्पाद बढ़ रहा है उसका, और जो अभिकारक है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उत्पाद में बदल रहा है। इतनी बात समझ आई। और जब T बराबर 2 सेकंड है तो रिएक्टेंट थोड़ा और घटेगा, प्रोडक्ट थोड़ा और बढ़ेगा। सिर्फ एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे। T बराबर 3 सेकंड, इस तरीके से मान के चलिए कि T बराबर 5 सेकंड पे ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। ठीक है, जब ये T बराबर 5 सेकंड पे पूरी हो जाती है तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो पूरा बन के तैयार हो जाता है, और जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तित हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि हम यहाँ पे क्या सीखे? हमें कुछ नया मिला। क्या मिला? कि जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि अभिकारक और जो उत्पाद हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं टाइम के ऊपर। जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। आई होप आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा वेग है, अभिक्रिया के वेग के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। आप सबको पता है कि अभिक्रिया के वेग के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, यानी कि अभिक्रिया की जो सांद्रता में परिवर्तन होगा, अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष आप बोल सकते हैं, वही क्या होगा? अभिक्रिया का वेग होगा। और अभिक्रिया के वेग को भी हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
कैसे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट हम कर सकते हैं कि अभिकारक के पदों में, सेकंड हम कर सकते हैं उत्पाद के पदों में। अब देखिए ये होता है माइनस। माइनस क्यों होता है? क्योंकि जब आप वैल्यू निकालेंगे, ये एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है एग्जाम्पल के साथ में, t बराबर 0 सेकंड पे मान लो कि उत्पाद के हमारे पास रिएक्टेंट के हमारे पास 10 कण थे, प्रोडक्ट तो 0 हुआ, रिएक्शन ही नहीं हुई, 0 रहेगा। अभी वहाँ तक हम पहुँचेंगे t बराबर 1 पर, यानी कि 1 सेकंड पर 8 हो गया, ये थोड़ा सा घटा तो ये 2 बड़ा होगा, क्लियर सी बात है। ये 2 t बराबर 2 सेकंड पर ये 6 हो जाता है, 6 हो जाते हैं, यानी कि इसके कण 6 हो जाते हैं, ये 4 हो जाते हैं, यानी कि ये तो घट रहे हैं, ये तो घट रहे हैं, जबकि ये बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। t बराबर 3 पर 4 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, t बराबर 4 सेकंड पर क्या होता है, 2 हो जाता है ये, और ये 8। t बराबर 5 पर ये 0 और ये कितने हो जाता है, 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। यहाँ आप देखिए कि इनकी t बराबर 0 पर जितना रिएक्टेंट था उतना प्रोडक्ट बन चुका है। कब? t बराबर 5 सेकंड पर। इस बात से आपको क्या पता चला कि समय के साथ साथ ये चीज़ें तो घट रही हैं, समय के साथ साथ ये चीज़ें तो घट रही हैं, जबकि ये सब कुछ बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो इसलिए इसका साइन होता है पॉजिटिव, इसका साइन होता है नेगेटिव, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो हमारी नेगेटिव आएंगी। जब वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी तो क्या होगा, वैल्यूज़ नेगेटिव आती हैं, उसको पॉजिटिव शो करने के लिए फॉर्मूले के अंदर माइनस लगा दिया गया, फॉर्मूले के अंदर माइनस लगा दिया गया। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ आई हैं। अब देखिए समय के साथ में ये रिएक्शंस हो रही थी, यानी कि समय के साथ साथ इनका जो अभिकारक था और जो उत्पाद था वो डिपेंड कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए इनको इस तरीके से डिफाइन किया गया। उत्पाद के लिए क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि उत्पाद की जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन हुआ है समय के साथ में, उस तरीके से हम वेग को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय से हम वेग को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ आई है। यदि समझ आई तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो सकता है वेग, और ये भी क्या बता रहा होता है, हमारा वेग को ही शो कर रहा होता है। आपने वेग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन हमें केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। अब देखिए इसके बारे में ग्राफ क्या बोलता है। ये है रिएक्टेंट के लिए, या फिर इसे हम बोल लेते हैं अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए है ये, और ये किसके लिए मान सकते हैं हम, ये है हमारा उत्पाद के लिए। अब देखिए जो अभिकारक के लिए जो वेग जो ग्राफ देखा जाता है वो क्या है, इस तरीके से है। ये क्या शो कर रहा है कि कमी आ रही है, क्या शो कर रहा है, कमी आ रही है। और ये जो ग्राफ है इस तरीके से जा रहा है, ये शो कर रहा है कि इसमें वृद्धि हो रही है। थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखो जब t बराबर 0 पर जो रिएक्टेंट था वो R1 था, t बराबर 1 पर जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वो R2 था, देखिए ऊपर है। और t बराबर 2 पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो क्या हो गया, R1 हो गया। तो इनके बीच में जब ट्राइंगल देखा गया, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं, कुछ यूं जा रही थी लाइन, इसमें यहाँ पे जब ट्राइंगल बनाया गया, यूं ट्राइंगल बनाया गया, तो यहाँ पे थीटा इससे हम मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, थीटा बनाया इसने। तो यहाँ पे जब हमने टेंजेंट निकाली, tan थीटा निकाला, तो हमें क्या मिला, ये वाली रिएक्शन मिल जाती है, माइनस यहाँ पे लगा लीजिएगा। क्लियर। अब ऐसा ही सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जब ऐसे था तो इसके बीच में यानी कि T1 पर जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो P1 था, T1 समय पर। T2 समय पर जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो कितना था, P2 था। P2 प्रोडक्ट मिल रहा था T2 सेकंड पर। देखिए ये ज़्यादा है, आपको खुद दिख रहा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। ये क्या है, ये कम है, ये ज़्यादा है। ये पहले ज़्यादा था फिर कम हो गया, ये बात समझ में आई। ये पहले कम था फिर बढ़ गया। ओके। अब देखिए जब इसके बीच में ट्रायंगल देखा गया तो किस तरीके से था, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो ट्रायंगल तो देखा गया वो इस तरीके से देखा गया, यानी कि यूँ था, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की इस तरीके से। ये एंगल बना रहा था थीटा, यहाँ पे टेंजेंट निकाली तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आगे देखिए, देखो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और समय भी यहाँ पे डेल्टा आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, और साइन माइनस का है तो माइनस रख दीजिएगा, T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होगा, ठीक है। और इससे हम क्या, गलत हो गया, ये आर है, थोड़ा सा गलती हो गई, ये हो जाएगा R1 और ये R2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लिखिए P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, यही फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। और एक बात और याद रखिए कि यदि कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, उसमें यदि रस समीकरण मितीय गुणांक आता है, जैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनता है, H2O, जब हम इसे संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 1, तो क्या करेंगे 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो ये वाले जो हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक बोलते हैं। इसे भी रस समीकरण मितीय गुणांक, इसके आगे भी 1 होता है। तो इसके साथ में हम रेशियोज निकालते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं स्वयं। तो फॉर्मूले के अंदर इन्हें यहाँ पे रखना है, इस तरीके से, ऐसे आपको फॉर्मूलेज के अंदर इन्हें रखना है। एक एग्जांपल चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यदि कोई रिएक्शन ये है AA प्लस B, कैपिटल B C प्लस D, ये रिएक्शन हमें मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, वेग हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट क्या मिले, C और D मिल रहे हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं टाइम। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट जब आप लिखेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक भी लगाएंगे। रस समीकरण मितीय गुणांक कैसे लगाएंगे, यदि आप C में परिवर्तन देखेंगे, तो C लगाएंगे, साथ में इसका भाग भी देंगे 1/C के साथ में। जब ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, और एक देख लेते हैं रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, माइनस के साथ में, माइनस है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यदि हम बी के लिए देखें, बी के लिए देख लीजिए, बी अपॉन डेल्टा टी, क्लियर सी बात हुई। अब देखिए और क्या है, बी यहाँ पे है, यानी कि इसका संतुलन ना बिगड़ जाए। यदि संतुलन बिगड़ जाएगा तो बात ही खराब हो जाएगी। तो आपको क्या रखना है, ये रखना है, और साथ में माइनस साइन चल रहा था। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यदि आप इसके लिए वेग लिखेंगे, इसके लिए यदि आप वेग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बताइए जरा। यदि आपको हाइड्रोजन के लिए वेग लिखना है, इस तरीके से लिखेंगे। ऑक्सीजन के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, 1/1 लिख लीजिए, माइनस ऑक्सीजन की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा बटा समय, और ऐसे ही आप इसके लिए भी वेग लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया। चलो इसके लिए भी देख लेते हैं। वेग बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा H2, यानी कि जल की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है समय के साथ में, और नीचे डेल्टा T एज इट इज चल रहा है। आई होप अब तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें देखना है वेग व्यंजक। यदि कोई रिएक्शन इस तरीके से है, तो इसके लिए यदि आपको वेग व्यंजक लिखना है, इसकी डेफिनेशन जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो है वहां पे आपके कांटेक्ट करने से मिल जाएगी, वहां से डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब देखिए, वेग व्यंजक लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो वेग है ये इस तरीके से भी हो सकती है, रिवर्सेबल भी हो सकती है रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पर ही तो निर्भर करेगा जो रिएक्टेंट मिलेगा, सॉरी जो रिएक्टेंट है वो निर्भर करेगा क्या देखा गया कि जो वेग है वो समानुपाती होता है हमारे अभिकारक क्योंकि कुछ सांद्रता यानी कि कुछ घात और उनके गुणनफल के, यानी कि जो वेग है वो क्या देखा गया कि जो हमारे अभिकारक हैं उन पर जो कुछ घात लगी हुई है उनके समानुपाती होता है और उनका गुणनफल भी हो। ठीक है, इस तरीके से देखा गया। अब एक बात देखिए कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने आखिर रिएक्टेंट्स ही क्यों लिए,
यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स इसलिए लिए क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो भी तो रिएक्टेंट्स पर ही निर्भर करेगा, प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट्स पर निर्भर करेगा। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देखिएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स को लिया, प्रोडक्ट को नहीं लिया। जब हम इसे हटाते हैं तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है, दैट्स इम्प्लाइज कि वेग जो है इक्वल क्या होगा, k यदि कोई स्थिरांक है वहाँ पे क्या होगा, a की पावर x b की पावर y। क्लियर। और एक बात देखिए कि जो इनकी जो घातें हैं, ये x और y जो इनकी घात है, ये घातें क्या देखा गया कि x प्लस y यानी कि इनकी घातों का जो योग है यदि हम करते हैं वो इक्वल टू आता है किसके, n के। इक्वल टू किसके होता है, n के होता है। और n को हम क्या कहते हैं, इनकी कोटि कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया की कोटि यदि आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या कर देंगे, सिंपल सा उनकी जो घात है x प्लस y कर देंगे इक्वल टू n। n ही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। अब एक बात आप सब बच्चे सोच सकते हैं कि जो यहाँ पे x और y है ये मे बी इक्वल टू ए बी सी डी, नॉट, मतलब मे बी हो भी सकता है और नहीं भी, कि जो अभिक्रिया की जो घातें हैं वो उनके रस समीकरण मितीय गुणांक के इक्वल हो भी सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। इतनी बात समझ में आई कि जो वेग है k एज इट इज r की पावर n, क्यों मल्टीप्लाई होगी ए बी, ये किसके लिए शो किया है हमने, रिएक्टेंट्स के लिए, रिएक्टेंट लिखिए यहाँ पे। और n क्या है, x प्लस वाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और नई चीज़ हमें मिल गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके बाद मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर छोड़ देना एक कि समझ आया है, या फिर कोई डाउट है तो भी लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।